guys, welcome back on my YouTube channel. This is me Dr. Sada Famrin, currently pursuing MD in पैथोलॉजी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस। जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस का जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस की, जो कि होती है हमारी जेनाइटल एरिया के अंदर। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आप जैसे कि जानते हैं कि क्या होता है, ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली इफेक्ट करती है लंग्स को। ठीक है, अगर ट्यूबरक्लोसिस हो रही है जेनाइटल एरिया में तो उसको हम बोलेंगे जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस। सबसे पहले बात आती है इसके अंदर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की। तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस का? ट्यूबरक्लोसिस का तो एक ही ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से जनरल ट्यूबरक्लोसिस होती है, वही ऑर्गेनिज्म तो सेम ही रहेगा, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस जो होती है हमेशा जो होती है सेकेंडरी होती है, कभी भी जो होती है प्राइमरी तौर पर नहीं होती। यानी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज सेकेंडरी टू द फोकस एल्सवेयर इन द बॉडी। ठीक है, यानी प्राइमरी फोकस पहले से प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी तौर पे उस पेशेंट के अंदर जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस होती है। ठीक है, 50% वुमेन जो होती हैं जो सफ़र करती है जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस के, उनके अंदर क्या होता है, हिस्ट्री प्रेजेंट होती है एक्स्ट्रा जेनाइटल कॉक इन्फेक्शन की। ठीक है, प्राइमरी फोकस कहाँ होता है जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस का? मोस्ट कॉमनली कहाँ होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं ज़्यादातर प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस कहाँ होती है, लंग्स के अंदर होती है। उसके अलावा कहाँ कहाँ हो सकती है, लिम्फ नोड में हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट में हो सकती है, बोन्स में हो सकती है, जॉइंट की हो सकती है। टीबी कहाँ कहाँ की हो सकती है, लंग्स की हो सकती है, लिम्फ नोड की हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट की हो सकती है, बोन्स और जॉइंट की होती है। मोस्ट कॉमनली जो प्राइमरी फोकस हमें देखने को मिलता है ट्यूबरक्लोसिस का, वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, लंग्स में देखने को मिलता है। यानी 50% मिलता है लंग्स के अंदर, 40% अफेक्टेड होते हैं लिम्फ नोड, 5% यूरिनरी ट्रैक्ट होते हैं, और बोन्स और जॉइंट जो होते हैं वो भी 5% अफेक्टेड होते हैं। तो इन शॉर्ट मैंने आपको बताया कि जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस होती है, उस ट्यूबरक्लोसिस को बोला जाता है जो कि होती है हमारे जेनाइटल्स के अंदर। ठीक है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका क्या रहेगा, जब पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सेम है, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जिससे जनरली हमारी ट्यूबरक्लोसिस होती है। ठीक है, वही पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, उसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस जो होती है हमेशा कैसी होती है, हमारी सेकेंडरी होती है। ये आपको याद रखना है, कभी भी जो होती है जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस प्राइमरी इन्फेक्शन नहीं होता। पहले से उस आदमी को क्या होता है, उस पेशेंट को कहीं ना कहीं उसके अंदर फोकस प्रेजेंट होगा प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस का, जिसके नतीजे में उसको सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस हो रही है। 50% वुमेन ऐसी होती है जिन्हें जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस होती है कि उसके अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा जेनाइटल कॉक इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्राइमरी फोकस कहाँ हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस का? लंग्स में हो सकता है, लिम्फ नोड में हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में हो सकता है, बोन्स में और जॉइंट में। इसमें भी प्राइमरी फोकस में भी मोस्ट कॉमनली कहाँ देखने को मिलता है, लंग्स में होता है। 50% आर लंग्स इफेक्टेड। ओके, अब बात आती है मेथड ऑफ स्प्रेड, यानी जो जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस हो रही है हमारी, तो वो स्प्रेड किस तरीके से होती है। तो 90% जो होती है जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस होती है, जो मोस्ट कॉमनली स्प्रेड होती है, वो किसके ज़रिए होती है, ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए होती है, ब्लड से होती है। 7% जो होता है इन्फेक्शन जो होता है केसेस के अंदर देखने को मिलता है, 7% लोगों के अंदर ये देखने को मिलता है जो इन्फेक्शन हो रहा है वो डायरेक्टली स्प्रेड कर रहा है, कहाँ से, बोवाइन ऑर्गेनिज्म से। किसके ज़रिए, फ्रॉम द पेरिटोनियम से, या फिर कोई बॉवल लीजन है, या फिर लिम्फेटिक्स के ज़रिए, फ्रॉम द इन्फेक्टेड मेसेंट्रिक लिम्फ नोड के ज़रिए। ठीक है, यानी 90% लोगों के अंदर जो जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस होता है वो स्प्रेड करता है किसके ज़रिए, ब्लड के ज़रिए। ठीक है, 7% लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर इन्फेक्शन जो होता है स्प्रेड करता है किसके ज़रिए, बोवाइन ऑर्गेनिज्म के ज़रिए। 1 से 2% लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर इन्फेक्शन जो होता है असेंड करता है इन द अपर जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर, किसके ज़रिए, थ्रू द कोइटस बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, अगर वो कोइटस करते हैं किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से, तो इसके ज़रिए भी 1 से 2 लोगों के अंदर जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऐसा होता है कि जो कोई बच्चा उसके अंदर अगर जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस हो रही है तो उसका कॉज क्या हो सकता है, उसका कॉज ये हो सकता है अगर कोई बच्चा जैसे कि स्प्यूटम कहीं पड़ा है उसके ऊपर अगर बैठ जाता है तो डायरेक्टली स्प्रेड हो जाएगा इन्फेक्शन का। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है कि उनका वजाइना, वल्वा, सर्विक्स जो होता है मेनली इन्वॉल्व होता है। और किस वजह से हो रहा है ये, जब कोई बच्चा या चाइल्ड जो होता है सिट कर जाता है ऑन द स्प्यूटम की वजह से। तो हमने मेथड ऑफ स्प्रेड के बारे में बात करी। जो स्प्रेड होता है मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होता है, ब्लड स्ट्रीम के जरिए होता है। 90% लोगों के अंदर देखा गया है। 7% लोगों के अंदर जो होता है इन्फेक्शन स्प्रेड करता है किसके ज़रिए, बोवाइन ऑर्गेनिज्म के ज़रिए। 1 से 2% लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर अब वो कोइटस करते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, उसकी वजह से हो जाता है। और देखने को मिलता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर किस वजह से होता है, वो इस वजह से होता है जब वो बैठ जाते हैं किसी स्प्यूटम के ऊपर तो उनके अंदर क्या होता है, वहाँ से स्प्रेड कर जाता है इन्फेक्शन। उनके अंदर क्या होता है, वजाइना, वल्वा, सर्विक्स की मेनली इन्वॉल्व होते हैं।
ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस, इस टॉपिक से पहले रिलेटेड मैं आपको थ्योरी बताऊंगी जितनी भी है, उसके बाद लास्ट में आपसे इसमें से जो MCQs आते हैं उसका आपसे डिस्कस करूंगी। तो आप तक हमने जो पढ़ा उसमें आपको जो है इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस कैसी होती है, हमेशा सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, दूसरा बात आपको याद रखनी है कि प्राइमरी फोकस कहाँ होता है ट्यूबरक्लोसिस का, लंग्स, ये तो आपको पता ही होगा। तीसरी बात, इसके अंदर मेथड ऑफ स्प्रेड में अगर आपसे कोई पूछता है कि मोस्ट कॉमन रूट ऑफ मेथड ऑफ स्प्रेड ऑफ द जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस, तो आपका क्या जवाब होगा, ब्लड स्ट्रीम। ये आपको याद रखना है और मैं आपको आगे भी बताऊंगी। अब बात आती है एज इंसिडेंस, यानी ज़्यादातर जो होता है किस एज के अंदर जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस हमें देखने को मिलती है। ज़्यादातर जो मैक्सिमम इंसिडेंस हमें देखने को मिलते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं एट द एज ऑफ 28 ईयर्स। ठीक है, और एक्सट्रीम हो सकता है 16 हो सकता है या फिर 53 हो सकता है। रेयरली होता है कि बिफोर प्यूबर्टी अकर करे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादातर किस इंसिडेंस की, क्या एज ऑफ इंसिडेंस उसका है, तो आप जवाब देंगे 28 ईयर्स। एक्सट्रीम हो सकता है 16 या फिर 53 हो सकता है, लेकिन रेयरली ऐसा होता है कि प्यूबर्टी से पहले हो। अब बात करते हैं ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री क्या होती है। इसमें 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस होती है, उनके अंदर क्या होता है, हैव चिल्ड्रन। उनके अंदर 10% प्रतिशत ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके अंदर ट्यूबरक्लोसिस होती है, उनके अंदर। बात करते हैं ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री की। ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री में ये है कि जो 10% पेशेंट होते हैं जिनके अंदर जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस होती है, उनके अंदर उनके पास चिल्ड्रन होते हैं, यानी रेस्ट बाकी के जो बच्चे 90% वो कैसे होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं। इनफर्टिलिटी किस वजह से हो जाती है इसके अंदर, ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द फेलोपियन ट्यूब या फिर ड्यू टू द लॉस ऑफ द ट्यूबल फंक्शन की वजह से। ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री में आपको क्या पता चला कि जिन लोगों को जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस होती है 10% पेशेंट ही ऐसे होते हैं जिनके पास बच्चे होते हैं, जिनके पास चिल्ड्रंस होते हैं। बाकी जो 90% पेशेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं। क्यों इनफर्टाइल होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो ब्लॉक हो जाती है, या फिर ट्यूबल जो मोटिलिटी होती है या फिर ट्यूबल जो फंक्शन होता है वो जो होता है हमारा लॉस हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, वो इनफर्टाइल हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कॉज क्यों ऐसा हो रहा है कि पेशेंट जो है इनफर्टाइल है। जैसे कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है या फिर हो जाता है लॉस ऑफ ट्यूबल फंक्शन। ठीक है, दो बातें हैं जिसकी वजह से क्या होता है, इनफर्टाइल हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे पैथोलॉजी की कि क्या पैथोलॉजी डेवलप होती है जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस के अंदर जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि फेलोपियन पैथोलॉजी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली फ्रिक्वेंटली जो इन्वॉल्व पार्ट है जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस के अंदर वो क्या है, हमारा फेलोपियन ट्यूब। अगर आपसे कोई पूछता है कि मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड पार्ट ऑफ द जेनाइटल एरिया इन जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस के अंदर, तो आप जवाब देंगे फेलोपियन ट्यूब। यानी 90% जो होती हैं जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस के जो लीजन होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, आपको फेलोपियन ट्यूब के अंदर देखने को मिलते हैं। ये आपने याद रखना है ये पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ये है कि इसके अलावा क्या हो जाता है, ट्यूबरकुलस इसके अंदर सेल्पिंजाइटिस हो जाती है। और एक चीज़ होती है इसके अंदर ट्यूबरकुलस एंडोसेल्पिंजाइटिस हो सकती है, या ट्यूबरकुलस एक्सोसेल्पिंजाइटिस हो सकती है, या फिर इंटरस्टिशियल ट्यूबरक्लोसिस होती है। हमने ये पैथोलॉजी को स्टेप वाइज डिवाइड कर लिया, फिर एक एक लेके हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है, ट्यूब जो होती है उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व पार्ट है हमारा जेनाइटल ट्रैक्ट का। 90% पेशेंट के अंदर जो होते हैं जो ट्यूबरकुलर लीजन होते हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। दूसरा क्या होता है, इसके अंदर ट्यूबरकुलर सेल्पिंजाइटिस हो जाती है। फिर उसके अलावा क्या होता है, इसके अंदर ट्यूबरकुलर एंडोसेल्पिंजाइटिस, ट्यूबरकुलस एक्सोसेल्पिंजाइटिस हो जाती है, और इंटरस्टिशियल ट्यूबरक्लोसिस। अब एक एक को लेके हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्यूबरकुलस एंडोसेल्पिंजाइटिस क्या चीज़ है। ट्यूबरकुलस एंडोसेल्पिंजाइटिस बोला जाता है जब ट्यूब्स जो होते हैं यानी फेलोपियन ट्यूब कैसे हो जाती है, थिक हो जाती हैं, इनलार्ज हो जाती हैं, और कैसे हो जाती हैं, टॉर्चस हो जाती हैं। 5% केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर फिम्ब्रियल एंड जो होते हैं वो कैसे रहते हैं, ओपन रहते हैं। ट्यूबल जो एक्सुडेट होता है क्या कर जाता है, स्पिल कर जाता है इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। जैसे कि आपको डायग्राम आपको फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का याद होगा कि जैसे ये बीच में यूट्रस होता है, यूट्रस के इधर से फेलोपियन ट्यूब निकल रही होती है, इधर फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर होता है और इधर ओवरी होती है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं जो फेलोपियन ट्यूब की जो फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे जो ओवरी को होल्ड किया रहता है वो क्या होता है, इसका जो फिम्ब्रियल एंड होता है वो ओपन रहता है। ठीक है, ओपन रहने की वजह से क्या होता है, जो ट्यूब में फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो एक्सुडेट भरा हुआ होता है वो क्या होता है, स्पिल आउट कर जाता है इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। यानी वहाँ से निकलकर वो कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर।
इस केसेस के अंदर क्या होता है, फीवर होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, सीजेशन हो जाता है इन द वॉल ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज फाउंड एंड देयर इज अ कलेक्शन ऑफ चीजी मटेरियल इन द लूमेन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे बन जाती है पायोसेल्पिंग्स। ठीक है, हमने क्या बताया आपको कि जब भी ट्यूबरकुलस एंडोसल्फिंजाइटिस होती है तो उसमें क्या होता है, जो ट्यूब्स होती हैं वो कैसे हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं, इनलार्ज हो जाती हैं और टॉर्शस हो जाती हैं। 5% केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर फिम्ब्रियल एंड जो होता है, फिम्ब्रियल एंड कौन सा हुआ, मैंने बताया आपको, यहाँ यूट्रस होता है। जैसे कि हम डायग्राम को अगर आप ध्यान में अपने दोहराएं, किस तरीके का डायग्राम होता है, बीच में यूट्रस होता है, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब निकल रहे होते हैं दोनों साइड में, फैलोपियन ट्यूब से ओवरी अटैच होती है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के भी 4 पार्ट होते हैं, पहला फिम्ब्रियल पार्ट होता है, फिम्ब्रियल पार्ट यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं वो ओवरी को होल्ड किए होते हैं। तो जो फिम्ब्रियल एंड होता है वो ओपन रहता है, जिसकी वजह से जो ट्यूब्स के अंदर जो एक्सुडेट्स भरा होता है वो स्पिल आउट कर जाता है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फैल जाता है। ऐसे केसेस के अंदर हमें फीवर मिलता है, एब्डोमिनल पेन मिलता है, और क्या होता है, एक चीज़ी लाइक मटेरियल जो होता है वो ल्यूमन के अंदर भरा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाती है, पायोसेल्पिंग्स। ओके, अगर दोनों एंड होते हैं फैलोपियन ट्यूब के जो होते हैं हील्ड हो जाए बाय द फाइब्रोसिस, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे एडिशन डेवलप हो जाते हैं। अगर जैसे मान लीजिए दोनों एंड फैलोपियन ट्यूब के अगर हील हो रहे हैं, हील हो गए, उनका फाइब्रोसिस हो गई, तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाएंगे, एडिशन डेवलप हो जाएंगे, जिससे बोला जाएगा ट्यूबरकुलस पायोसेल्पिंग्स इन्वॉल्विंग द सराउंडिंग बॉवल, जिसकी वजह से वो बॉवल को भी इन्वॉल्व कर लेंगे। जब वहाँ एडिशन डेवलप होगा तो बॉवल को इन्वॉल्व कर लेंगे, एमेंटम को इन्वॉल्व कर लेंगे, ओवरीज को इन्वॉल्व कर लेंगे, यूट्रस को इन्वॉल्व कर लेंगे। कुछ ट्यूबरकुलस सेल्पिंग्स हो जाते हैं, रिजेंबल करते हैं फ्री फ्रॉम द एडिशन, एंड इन सच केसेस देयर इज अ बिग एब्डोमिनल लम्प्स व्हिच कैन बी डायग्नोज्ड एज ओवेरियन सिस्ट। यानी इन्होंने बताया कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पर जो होता है एडिशन नहीं बनते, वो क्या होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, फ्री होते हैं फ्रॉम द एडिशन से, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें एक बहुत बड़ा बिग एब्डोमिनल लम्प देखने को मिलता है, जिसे हम डायग्नोज करते हैं कैसे, ओवेरियन सिस्ट के तौर पे। मैंने आपको बताया कि अगर किसी पेशेंट के अंदर ट्यूबरकुलस एंडोसल्फिंजाइटिस होती है तो उसमें क्या बताया मैंने आपको, जो ट्यूब्स होंगी यानी फैलोपियन ट्यूब कैसे होंगी, वो हमारी थिक हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाएंगी और टॉर्शस हो जाएंगी। ठीक है, 5% केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो फिम्ब्रियल एंड होता है वो ओपन रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो उसके अंदर एक्सुडेट भरा हुआ होता है फिम्ब्रियल एंड के अंदर, वो स्पिल आउट कर जाता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। अब इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे फीवर होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, सीजेशन हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर, वॉल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और क्या देखने को मिलता है, एक चीज़ी लाइक मटेरियल होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाती है, पायोसेल्पिंग्स हो जाती हैं। और फॉर एग्जाम्पल, और अगर ऐसा होता है कि फैलोपियन ट्यूब जो होती हैं, दोनों एंड जो होता है फैलोपियन ट्यूब के अगर सील्ड हो जाएँ बाय द फाइब्रोसिस की वजह से, या फिर हील्ड हो जाए फाइब्रोसिस की वजह से, तो वहाँ पे क्या होता है, एडिशन डेवलप हो जाते हैं, जिसे बोला जाता है जैसे कि ट्यूबरकुलस पायोसेल्पिंग्स बोला जाता है, या फिर जो होता है वो इन्वॉल्व कर लेते हैं बॉवल्स को, ओमेंटम को, ओवरीज को इन्वॉल्व कर लेते हैं। कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि जो सेल्पिंग्स होते हैं वो फ्री होते हैं फ्रॉम द एडिशन से, तो उन केसेस के अंदर क्या मिलता है, हमें एडिशन तो नहीं मिलते, लेकिन क्या मिलता है, एक बहुत बड़ा बिग एब्डोमिनल लंप मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको हम डायग्नोज करते हैं एज अ ओवेरियन सिस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्यूबरकुलस एक्सोसल्फिंजाइटिस। इट इज़ द डायरेक्टली एक्सटेंशन ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम द एडजेसेंट ऑर्गन। इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली एक्सटेंशन होता है ट्यूबरक्लोसिस का, जो उसके एडजेसेंट ऑर्गन होते हैं। पेरिटोनियल surface is studded with the miliary tubercles and the ampullary portion of the tube is dilated with the fimbrial end opening and pouching. This is described as tobacco pouch appearance. इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली एक्सटेंशन होता है ट्यूबरक्लोसिस का फ्रॉम द एडजेसेंट ऑर्गन से। ठीक है, जो पेरिटोनियल सरफेस होता है हमारा, वो कैसा होता है, स्टडेड होते हैं, यानी घुसे हुए होते हैं, उसके अंदर मिलियरी ट्यूबरकल्स होते हैं, एंड द एम्पुलरी पोर्शन जो होता है फैलोपियन ट्यूब का, वो कैसा होता है, डायलेट हो जाता है विद द फिम्ब्रियल एंड ओपन एंड पाउचिंग। जो फैलोपियन ट्यूब का जो होता है फिम्ब्रियल एंड, वो कैसा होता है, डायलेट हो जाता है, यानी खुल जाता है, साथ में जो फिम्ब्रियल एंड जो होता है उसकी ओपनिंग हो जाती है और पाउचिंग हो जाती है। इस तरीके की जो अपीयरेंस होती है उसको बोला जाता है टोबैको पाउच अपीयरेंस भी बोला जाता है, या उसको लेड पाइप अपीयरेंस भी बोला जाता है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि टोबैको पाउच अपीयरेंस कहाँ देखने को मिलती है, टोबैको पाउच अपीयरेंस को लेड पाइप अपीयरेंस भी बोला जाता है, कहाँ देखने को मिलती है, तो आप बताएंगे जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस में देखने को मिलती है। जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस में भी आपको स्पेसिफिक बताना है ट्यूबरकुलस एक्सोसल्फिंजाइटिस के अंदर।
कभी कभी ऐसा होता है कि जो लीजन्स होते हैं बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं होते, मतलब पेरिटोनियल सरफेस पे या फिर वो हिडन होते हैं। इस तरीके के लीजन को बोला जाता है फ्रोजन पॉल्स। अगर हम कोई कोशिश करते हैं, अगर हम उन्हें छुटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, या तो इंटेस्टाइनल ट्रॉमा हो जाता है या फिर हो जाता है वहाँ पे फिस्टुला फॉर्मेशन। अगला हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल ट्यूबरकुलर सल्पिंजाइटिस। इंटरस्टिशियल ट्यूबरकुलर सल्पिंजाइटिस में क्या होता है, इसके अंदर भी क्या होते हैं। तीसरा हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल ट्यूबरकुलर सल्पिंजाइटिस। इंटरस्टिशियल ट्यूबरकुलर सल्पिंजाइटिस ये क्या है, तीसरे तरीके का इंटरस्टिशियल ट्यूबरकुलर सल्पिंजाइटिस है। इसमें भी क्या होता है, हमारे ट्यूब्स थिक हो जाते हैं। ये क्या है, इट इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द अदर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी लीजन एंड इन द डिफाइंड डायग्नोसिस एस्टैब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजिकल रिपोर्ट। यानी इसमें भी क्या होता है, हमारे जो ट्यूब्स होते हैं वो थिक हो जाते हैं, ठीक है। ये इंडिस्टिंग्विशेबल है फ्रॉम द अदर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी लीजन से। और इसमें क्या होता है, इसकी डायग्नोसिस जो होती है इस्टेब्लिश होती है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजिकल रिपोर्ट के ऊपर। एंड इट शुड बी एम्फेसाइज दैट देयर इज नो क्लियर कट डिवीजन बिटवीन द वेरियस टाइप ऑफ लीजन फॉर्म, ठीक है। व्हाट स्टार्ट ट्यूबरकुलर एंडोसल्पिंजाइटिस में ट्यूबरकुलर पेरिटोनिटिस। अब उसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, ठीक है। अगर किसी को जेनेटिक ट्यूबरकुलोसिस हो रही है तो उसका हम डायग्नोस कैसे करेंगे। अगर एडवांस लीजन होते हैं, जो टाइप अगर एडवांस लीजन के अंदर क्या होता है, टिपिकल जायंट सेल होते हैं विद द सीजेशन कैन नॉट बी मिस्ड ऑन द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इन अर्ली केसेस के अंदर क्या होता है, सेवरल सेक्शन जो होता है नीड टू बी स्टडीड बिफोर द ट्यूबरकुलोसिस कैन बी डिटेक्टेड। उसमें क्या होता है कि एडवांस लीजन के अंदर क्या होता है, टिपिकल टाइप के जायंट सेल देखने को मिलते हैं विच सीजेशन कैन नॉट बी मिस्ड ऑन द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में सबसे पहले हम देखते हैं ओवरीज को। ओवरीज जो होती है उनकी अपीयरेंस नॉर्मल होती है, मगर 30% केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारे ओवरीज होती हैं इन्फेक्टेड होती हैं। उनमें क्या हो जाता है, ट्यूबरकल्स अपीयर करते हैं उनके सरफेस के ऊपर और एडिशन हो सकते हैं इन देयर ट्यूब्स के अंदर। दूसरा हम बात करते हैं यूट्रस की। यूट्रस में क्या होता है, 70% जो होता है यूट्रस हमारा अफेक्टेड होता है। 70% केसेस के अंदर जो होता है जेनेटिक ट्यूबरकुलोसिस के अंदर यूट्रस जो होता है अफेक्टेड होता है। यूट्रस में अपीयर नॉर्मल बट द एंडोमेट्रियम मेच्योर जायंट सेल माइक्रोस्कोपिकली, ठीक है। सबसे पहली बात आपको ये जानना है कि 30% हमने बताया कि ओवरीज जो होती हैं इन्वॉल्व होती हैं, वैसे तो नॉर्मल होती है, लेकिन 30% केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारी ओवरीज इन्फेक्टेड होती है। ओवरीज इन्फेक्टेड से मतलब क्या होता है कि उनके अंदर ट्यूबरकल्स अपीयर करते हैं उनके सरफेस के ऊपर या फिर एडिशन डेवलप हो जाते हैं ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। फिर हमने बात करी यूट्रस से रिलेटेड। यूट्रस के बारे में बताया कि यूट्रस इज इन्वॉल्व इन 70% केसेस के अंदर, यानी यूट्रस इन्वॉल्व होने के कितने परसेंटेज चांस है, यानी 70% जो होता है लोगों के अंदर यूट्रस इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या बताया हमने, यूट्रस जो होता है अपीयर करता है नॉर्मल, लेकिन जो उसकी एंडोमेट्रियम होती है वो शो करती है जायंट सेल माइक्रोस्कोपिकली। माइक्रोस्कोप में अगर एंडोमेट्रियम का कट सेक्शन देखेंगे हम, यानी तो उसमें क्या देखेंगे, जायंट सेल मिलेंगे। मोर केसेस, एडवांस केसेस के अंदर क्या मिलेगा, क्रिएटिंग मटेरियल होगा फ्रॉम द यूट्रस कैविटीज विच इज कॉमनली सीन इन द पोस्ट मेनोपॉज वुमेन हु हैज स्टेनोज सर्विक्स एडिशन। और जो बहुत ज़्यादा एडवांस केसेस होते हैं, यानी जेनेटिक ट्यूबरकुलोसिस इनके अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाती है, तो उनके अंदर क्या होता है, एक सीजेटिंग मटेरियल देखने को मिलता है इन द यूटेराइन कैविटी के अंदर। ज़्यादातर ये जो होता है कि सीजेटिंग मटेरियल किन वुमेन के अंदर देखने को मिलता है, जो पोस्ट मेनोपॉज वुमेन होती है, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, सर्विक्स बहुत ज़्यादा स्टेनोज हो जाती है, एडिशन डेवलप हो जाते हैं यूटेराइन कैविटी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, स्नायकी डेवलप हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली विच लीड टू द एशरमैन सिंड्रोम। अब ये एशरमैन सिंड्रोम क्या होती है, मैं इसमें एक डिटेल पे इसकी डिटेल के लिए, अब ये एशरमैन सिंड्रोम क्या होती है इसकी मैं डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप जाके अपने चैनल पर देख सकते हैं, सिंड्रोम वाले प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे आपको मिल जाएगी एशरमैन सिंड्रोम क्या होती है, ठीक है। एशरमैन सिंड्रोम इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, उससे बोला जाता है जब यूट्रस के अंदर एडिशन डेवलप हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है एशरमैन सिंड्रोम। उसके बाद हम बात करते हैं सर्विक्स की। सर्विक्स जो होती है ट्यूबरकुलोसिस जब सर्विक्स की होती है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर डिसेंडिंग टाइप की होती है, यानी सर्विक्स की जो ट्यूबरकुलोसिस होती है ज़्यादातर केसेस के अंदर कैसी होती है, डिसेंडिंग टाइप की होती है। ये आपने याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। दैट इज़ द इन्फेक्शन कम फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब इनटू द कैविटी, यानी इन्फेक्शन जो होता है सर्विक्स का हमें ऐसा लगेगा कि असेंडिंग टाइप का होगा, लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर डिसेंडिंग टाइप का होता है, यानी इन्फेक्शन आता कहाँ से, फैलोपियन ट्यूब से नीचे आता है उतर के, ठीक है। लीजन अपीयर करते हैं, उसमें कैसे होते हैं, लीजन हमारे अल्सर हो जाते हैं जो कि ब्लीड करते हैं ऑन टच। अगर हम हल्का सा भी पर एब्डोमेन जिसके अंदर लीजन होते हैं वो कैसे होते हैं, अल्सर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ईजिली ब्लीड कर जाते हैं सिर्फ टच करने से, यानी अगर हम जैसे पर वजाइनम करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फॉरन ही वो ब्लीड कर जाएंगे। बायोप्सी इज एसेंशियल टू मेक डायग्नोसिस
एंड टू रूल आउट द अदर डिजीज लाइक कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स के अंदर। सर्विक्स के बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात ये बताई कि जो सर्विक्स के अंदर जो होता है इन्फेक्शन होता है वो कैसा होता है, डिसेंडिंग टाइप का होता है, ये आपने याद रखना है। यानी जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है वो कहाँ से आता है, फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब से आता है, ठीक है। इसमें जो लीजन होते हैं वो अल्सर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इजीली ब्लीड कर जाते हैं टच करने पे ही, ठीक है। बायोप्सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है डायग्नोस करने के लिए और रूल आउट करने के लिए, जैसे कि कोई कार्सिनोमा वगैरह तो नहीं है सर्विक्स का। उसके बाद हम बात करते हैं वल्वा और वजाइना पे क्या इफेक्ट पड़ता है। वल्वा और वजाइना के ऊपर बात करेंगे। ट्यूबरक्लोसिस जो होती है वल्वा की और वजाइना की जो होती है अपीयर करती कैसे, शैलो अल्सर हो जाते हैं जिनके अंडरमाइन एजेस होते हैं। यानी यहाँ पे अल्सर कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा शैलो होते हैं, उनके एजेस अंडरमाइन होती हैं। ये अल्सर कैसे होते हैं, हाइपरट्रॉफिक होते हैं और रिजेंबल करते हैं विद द एलिफेंटियासिस ऑफ द वल्वा से। अल्सर जो होते हैं हील करते हैं कैसे, साथ में उसके अंदर स्कार फॉर्मेशन हो जाता है एंड वाइल इट स्प्रेड स्लोली अदर एरिया, दीज अल्सर आर वेरी पेनफुल। आपको याद रखना है कि वल्वा वजाइना जो होते हैं उनमें क्या होता है, शैलो अल्सर बन जाते हैं, अंडरमाइन एजेस होती हैं उनकी, और ये अल्सर कैसे होते हैं, हाइपरट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होते हैं ये कैसे रिजेंबल करते हैं, एलिफेंटियासिस ऑफ द वल्वा से रिपेल करते हैं। इन अल्सर की जो हीलिंग होती है वो कैसे होती है, स्कार फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो स्प्रेड करते हैं ये बहुत स्लोली करते हैं, मगर ये अल्सर जो होते हैं बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये अल्सर हमारे कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं हम जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस के क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, यानी सिम्टम क्या होते हैं। 10% वुमेन जो होती हैं जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस की एसिम्टोमेटिक होती है। सबसे पहले बात तो आप ये जान लें, जिनको ट्यूबरक्लोसिस होती है जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस, उसमें से 10% वुमेन ऐसी होती हैं जिनकी वो एसिम्टोमेटिक होती है, यानी उसके अंदर कोई सिम्टम ही नहीं होता, यानी 90% लोगों के अंदर सिम्टम देखने को मिलते हैं। 10% वुमेन ऐसी भी हो सकती हैं जिनके अंदर एसिम्टोमेटिक हो। सबसे पहला क्या सिम्टम होता है इसके अंदर, यानी क्या सिम्टम होता है, क्या क्लिनिकल फीचर होता है, इनफर्टिलिटी होती है। इनफर्टिलिटी कितने प्रतिशत पेशेंट के अंदर होती है, 35 से लेकर 60% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो होता है इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट होती है। इनफर्टिलिटी इज ऑफन कंप्लेन इन अबाउट हाफ ऑफ द केसेस के अंदर, ठीक है, हाफ ही हो गया 35 से 60। एंड देयर इज अ पास्ट हिस्ट्री ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस बट ऑन एग्जामिनेशन नो अबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड। ये कह रहे हैं कि हाफ ऑफ द पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, इनफर्टिलिटी की कंप्लेन होती है, उसमें से भी क्या होता है पास्ट हिस्ट्री होती है ट्यूबरक्लोसिस की उनको, मगर एग्जाम करने पे कोई भी वहाँ पे एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट नहीं होती। उसके बाद हम बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर क्या होते हैं। जब किसी को अगर मान लीजिए जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस हो गई है, अब उसके अंदर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर क्या होंगे, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में क्या होगा, इसके अंदर 40% वुमेन ऐसे होंगी जिनके अंदर होगा मेनोरेजिया, ठीक है, और 10% वुमेन ऐसे होंगी जिनके अंदर क्या होगा, सेकेंडरी एमेनोरिया होगा। जैसे कि मेनोरेजिया क्या होता है, मेनोरेजिया बोलते हैं जब इंक्रीज हो जाता है द अमाउंट एंड द ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग, उसे बोला जाता है मेनोरेजिया। और सेकेंडरी एमेनोरिया से बोला जाता है जब आपकी जो होती है मेंसेस होते हैं फॉर अबाउट 6 मंथ जो हो जाते हैं, स्टॉप कर जाते हैं, और 6 महीने से पहले आपकी जो मेंसेस थे वो नॉर्मल चल रहे थे, नॉर्मल साइकिल थी, तो उस तरीके की मेंसेस इसको बोला जाता है सेकेंडरी एमेनोरिया। और अगर आप फर्दर और डिटेल जानना चाहते हैं कि मेनोरेजिया क्या होता है, एमेनोरिया क्या होता है, तो इसकी मैंने डिटेल वीडियो शेयर कर सकती है अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये बता रही थी कि जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होते हैं जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस के अंदर, 40% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर मिलता है हमें मेनोरेजिया, ठीक है, और 10% ऐसे होते हैं जिनके अंदर मिलता है सेकेंडरी एमेनोरिया। उसके बाद ये इंडिकेट करता है एक्सटेंसिव एंडोमेट्रियल डिजीज़ को, ठीक है। प्राइमरी एमेनोरिया जो होता है बहुत ही रेयर होता है। सिमिलरली पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कैन आल्सो अकर ड्यू टू जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस। तो आपने याद रखना है कि ये बताता है अगर किसी को एमेनोरिया हो रहा है या मेनोरेजिया हो रहा है, ये बता रहा है कि ये क्या होता है, एंडोमेट्रियल डिजीज़ है, ठीक है। प्राइमरी एमेनोरिया बहुत ही रेयर होता है, और उसके अलावा क्या हो सकता है कि सिमिलरली जो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग भी होती है वो भी क्या किस वजह से हो सकती है, जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो सकती है। अब बात करते हैं हम पेन की। पेन बहुत ही अनकॉमन होता है, ठीक है। सेकेंडरी इन्फेक्शन सेट कर जाते हैं जब विद इन द ट्यूबरक्लोसिस पेरिटोनाइटिस हो जाए या फिर जो होता है ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस बन जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, पेन होता है। इफ सेकेंडरी इन्फेक्शन सेटअप इन द पेशेंट डेमोल फॉर एग्जाम्पल एब्सिस डेवलप हो गई या फिर कुछ भी हो गया या फिर क्या हुआ उसके अंदर ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस बन गई है या फिर ट्यूबरक्लोसिस पेरिटोनाइटिस हो गई है, तो उसके अंदर क्या होता है, ये एक पेनफुल कंडीशन होती है। दिस इज द सेकेंडरी इन्फेक्शन इन द ट्यूबरक्लोसिस सेल्पिंग्स के अंदर एंड इज करेक्टराइज बाय द ऑल साइन एंड सिम्टम ऑफ पायोसेल्पिंग्स, पेन, वोमिटिंग, नोजिया, फीवर। पेन से क्या बात कर रही थी मैं आपसे, बता रही थी कि पेन में क्या होता है, जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस में बहुत ही अनकॉमन होता है, ठीक है, जब तक कि वहाँ पे कोई एक सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। सेकेंडरी इन्फेक्शन से क्या मतलब है, कोई भी अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है
डेवलप हो रहा है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे एब्सिस बन रही है यानी ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस बन रही है, या फिर कोई ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस हो गई है, तो जब ये सेकेंडरी इन्फेक्शन सेट हो जाएगा तो उसकी वजह से वहाँ पे पेन होगा, और ये पेन जो होता है बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। ठीक है, सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होती है इसमें क्या होता है, सारे साइन एंड सिम्टम मिलेंगे आपको, पायोसेल्फिन्स के होंगे, पेन होगा, वॉमिटिंग होगा, नोजिया होगा, ठीक है, फीवर होगा, जब पायोसेल्फिन्स बन गई, पायो एब्सिस बन गई, तो ये सारे आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। एक कोई टेंडर फिक्स मार्क्स भी हो सकता है जो कि डेवलप करता है पेल्विस के अंदर, एंड अ पेशेंट विद रिकरेंट सब एक्यूट पीआईडी शुड बी क्या करना चाहिए, शुड बी प्रोटेक्टेड टू बी ट्यूबरकुलस एंड शुड बी इन्वेस्टिगेट। पेन के बारे में मैं बता रही थी आपको कि पेन जो होता है बहुत ही अनकॉमन होता है जब तक कि वहाँ पे कोई एक सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या हो सकता है वहाँ पे, फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस हो जाए या फिर ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस बन जाए, तो ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सारे साइन एंड सिम्टम मिलते हैं, जैसे कि पायोसेल्फिन्स है, पेन है, पेन है, वॉमिटिंग है, नोजिया, फीवर। ठीक है, और अगर हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं फीमेल का, तो उसमें अगर हमें कोई एक फिक्स मार्क्स देखने को मिल रहा है पेल्विस के अंदर, तो पेशेंट जो होता है अगर उसके अंदर बार बार या फिर रिकरेंट पीआईडी हो रही है तो उसको जो होता है सस्पेक्ट करना चाहिए ट्यूबरक्लोसिस के लिए, और या फिर उसे हमें इन्वेस्टिगेट भी ज़रूर करना चाहिए। और अगर फॉर एग्जांपल कोई एक वर्जिन गर्ल है जो सफ़र कर रही है पेल्विक मास है, यानी कोई एक वर्जिन गर्ल आपके पास आई क्लिनिक पर और उसमें आपने देखा कि कोई पेल्विक मास है, तो वो हमेशा कैसा होगा, इट शुड ऑलवेज भी जो होता है, ऑलमोस्ट होता है, ऑलवेज कहाँ से होगा, उसका ओरिजिन ट्यूबरक्लोस ओरिजिन होगा। यानी मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रही है, इसको आपने एग्जामिन किया, उसके अंदर फिक्स्ड मास देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद बार बार उसके अंदर कंप्लेन है कि बार बार उसको पीआईडी होती है, ठीक है, या फिर उसके अंदर क्या हो रहा है कि बार बार उसके अंदर क्या हो रहा है, पीआईडी हो रही है, तो उसको हमेशा जो होता है उसे सस्पेक्ट करना चाहिए ट्यूबरक्लोसिस के लिए और इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपके पास वर्जिन गर्ल आती है जिसके अंदर पेल्विक मास है, तो वो हमेशा कहाँ से ओरिजिनेट होगा, ट्यूबरक्लोस ओरिजिन होगा। वेजाइनल डिस्चार्ज की बात करें तो जिनके अंदर जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस होती है उनका वेजाइनल डिस्चार्ज कैसे होता है, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होता है, एंड द पेशेंट ऑलमोस्ट ऑलवेज कंप्लेन ऑफ पोस्टपार्टल ब्लीडिंग होगी, लिकोरिया होगा, पेनफुल अल्सर होंगे, आर डायग्नोस ऑफ द लोअर जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, फिस्टुला फॉर्मेशन क्या होगा, इफ ड्रेनेज ऑफ एन एब्सिस रिजल्ट, अगर कोई एब्सिस बनी हमारी, अगर हमने उसको ड्रेन किया उसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, एक परसिस्टेंट फिस्टुला बन गया, तो ये भी क्या होगा, एक अगेन हमारा डायग्नोस्टिक पॉइंट है फॉर द जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस के लिए। इन शॉर्ट आपको मैंने क्लिनिकल फीचर्स के अंदर बताया कि सिम्टम क्या क्या होते हैं। सबसे पहला सिम्टम आपको बताया मैंने, इनफर्टिलिटी होती है जो कि 35 से लेकर 60% पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, यानी हाफ ऑफ द पेशेंट जो होते हैं, हाफ ऑफ द केसेस कंप्लेन करते हैं हमारी इनफर्टिलिटी के अंदर, जिनके अंदर क्या होता है, 5 हिस्ट्री ट्यूबरक्लोसिस की प्रेजेंट होती है, मगर एग्जामिन करने पे कोई भी एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट नहीं होती। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर क्या होते हैं जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस के अंदर, 40% वुमेन ऐसी होती है जिनके अंदर मेनोरेजिया हो जाता है और 10% वुमेन ऐसी होती है जिनके अंदर एमेनोरिया होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि पोस्टपार्टम जो ब्लीडिंग होती है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग जो होती है, वो भी किस वजह से होती है, जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है। फिर हमने बात करी पेन की। पेन जो होता है बहुत ही लेस कॉमन होता है जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस में, जब तक कि वहाँ पर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए। सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर कोई एब्सिस बन जाती है या फिर ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस हो जाती है तो उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, पेन में क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, पेन होगा, वॉमिटिंग होगा, नोजिया होगा, फीवर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी भी पेशेंट का एग्जामिन किया, वहाँ पे एक फिक्स मास मिला हमें पेल्विस के अंदर और पेशेंट कंप्लेन कर रही है, बार बार पीआईडी हो रही है उसका, तो उसको हमेशा हमें जो है सस्पेक्ट करना चाहिए ट्यूबरक्लोसिस। ये एक हमारा क्लिनिकल पॉइंट है ट्यूबरक्लोसिस के लिए और उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वर्जिन गर्ल है जो कि पेल्विक मास है उसके अंदर, तो यानी वो ऑलमोस्ट ऑलवेज कहाँ से उसका ओरिजिन होगा, ट्यूबरकुलर ओरिजिन होगा। उसके बाद हमने बात करी वेजाइनल डिस्चार्ज की। वेजाइनल डिस्चार्ज कैसा होता है, ब्लड स्टेन होता है, पेशेंट पोस्टपार्टम ब्लीडिंग की कंप्लेन करते हैं, लिकोरिया होता है, अल्सर्स होते हैं पेनफुल, तो ये सब जो होता है डायग्नोस्टिक पॉइंट है फॉर जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस। फिस्टुला फॉर्मेशन कब होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एब्सिस हुई पेल्विस के अंदर, हमने उसको ड्रेन किया, ड्रेन करने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, एक परसिस्टेंट टाइप का फिस्टुला बन गया, तो ये भी क्या है, डायग्नोस्टिक पॉइंट है फॉर द जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस के लिए। अगर हम एग्जामिन करेंगे ऐसे पेशेंट को, पर एब्डोमेन करेंगे तो क्या होगा, अगर हम ऐसे पेशेंट का एग्जामिन करेंगे, पर एब्डोमेन करेंगे तो क्या होगा, एक सिस्टिक स्वेलिंग मिलेगी जो कि इमोबाइल होगी और टेंडर होगी। पेल्विक एडिनेक्सल मासेस जो होंगे प्रेजेंट होंगे, कैन बी बिग भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं और फिक्स्ड भी हो सकते हैं। पेल्विक मास आर मैटेड टुगेदर एंड फिक्स्ड टू द यूट्रस। ठीक है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो एक सिस्टिक टाइप की स्वेलिंग मिलेगी जो कि बहुत ज़्यादा इमोबाइल होगी और टेंडर होगी। पेल्विक एडिनेक्सल मासेस कैसे होंगे, प्रेजेंट होंगे, वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, फिक्स्ड भी हो सकते हैं। और पेल्विक मास क्या होते हैं, वो एक साथ अपने आपस में मिल जाते हैं और यूट्रस से जाकर जो होते हैं फिक्स हो जाते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, यानी जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस हो गया अगर हमें पता चल गया तो आप उसके अंदर क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, टीएनसी कराएंगे। टीएनसी कब कराएंगे? लेट प्रीमेंस्ट्रुअल फेज के अंदर कराते हैं, या फिर हम कराते हैं उसके अंदर किस फेज के अंदर कराते हैं, या फिर लेट प्रीमेंस्ट्रुअल फेज के अंदर कराते हैं, या फिर कराते हैं हम सेकेंडरी फेज के अंदर। डीएनसी कराते हैं, लेट प्रीमेंस्ट्रुअल फेज के अंदर कराते हैं, या फिर कराते हैं हम सेक्रेटरी फेज के अंदर। स्टेरोसेल्फिंजियोग्राम कराते हैं, डेप्रोक्रोस्टिक लेप्रोस्कोपी कराएंगे, यूएसजी कराएंगे, मोन्टूस्टेक्स कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, बोन एक्सरे कराएंगे, ठीक है, स्प्यूटम एफबी कराएंगे, यूरिन कल्चर कराएंगे, सर्वाइकल हाइवेजाइनल स्वैब लेंगे, ठीक है। ये हमारे इन्वेस्टिगेशन हो गए जो हमें कराना चाहिए जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। मगर इन इन्वेस्टिगेशन को आप में ये बात याद रखनी है कि जो स्टेरोसेल्फिंजियोग्राम होता है वो आपको नहीं कराना है जब तक कि पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस जो होती है एक्सक्लूड ना हो जाए बाय द एंडोमेट्रियल स्टडी से, यानी आपको पहले एंडोमेट्रियल स्टडी करानी पड़ेगी। उसमें आपका जब आ जाएगा कि भैया इस पेशेंट को जो है एंडोमेट्रियल ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, तो जब आपको स्टेरोसेल्फिंजियोग्राम कराना है। उससे पहले अगर प्रूवन केस प्रेजेंट है इसको जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस, तो उसके अंदर आपको स्टेरोसेल्फिंजियोग्राम नहीं कराना है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारा जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, यानी आपने समझ लिया कि जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है। अब आपसे मैं इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में बात करती हूँ।